मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। मुस्लिम संगठनों ने किया ये ऐलान। इमारते सरिया ने सीएम नीतीश कुमार पर धर्मनिरपेक्ष शासन के अपने वादे से विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन और वक्फ विधेयक को समर्थन उनकी प्रतिबद्धताओं के विपरीत है। जी हां, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को मुस्लिम संगठनों ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट किया। जी हां, बता दें कि मुस्लिम संगठनों का इफ्तार पार्टी का बायकॉट करने की वजह केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को जेडीयू के समर्थन को लेकर बताया जा रहा है। जी हां, इमारते सरिया की ओर से एक पत्र लिखा गया है जिसमें सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किए जाने की बात बताई गई। पत्र में लिखा गया कि उन्होंने 23 मार्च को सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। ये फैसला वक्फ विधेयक के प्रति आपके समर्थन को देखते हुए लिया गया, जिससे मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन बढ़ने का खतरा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा औरंगजेब विवाद पर दिए बयान का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा। बीजेपी के नेता औरंगजेब के बारे में बहस करना चाह रहे हैं तो रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का वो पन्ना पलट दिया जहां ऐसा कुछ लिखा हुआ था। हमने 100 से 200 साल पहले का इतिहास नहीं लिखा है। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बीजेपी से अनुरोध करता हूं कि वो इतिहास के पन्ने ना पलटे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग ये भी याद रखेंगे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक होने वाला था तो किसी ने नहीं किया था। उनका तिलक हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या आज बीजेपी इसकी आलोचना करेगी? छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? जी हां, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा कि बीजेपी के लोगों का ये ताकिया कलाम बन गया कि इसमें बाबर का डीएनए है। रामजी लाल ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हो लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। लोकसभा में अगले हफ्ते वक्फ विधेयक पेश होने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच इसको लेकर टकराव होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने वक्फ विधेयक 2024 को भाजपा के अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ रणनीति का हिस्सा बताया है। जी हां, जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि ये विधेयक भारत के बहुधार्मिक समाज में सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, अल्पसंख्यकों को बदनाम करने और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस विधेयक के जरिए समाज को बांटकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं और संस्थानों को बदनाम करना भी है, ताकि चुनावी लाभ के लिए समाज को अस्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखा जा सके। कांग्रेस नेता ने विधेयक को गंभीर रूप से दोषपूर्ण बताते हुए 5 बड़ी खामियां गिनाई है। 4 साल की गहन जांच के बाद जांच ब्यूरो ने हत्या का कोई सबूत नहीं मिलने का हवाला देते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्लोजर रिपोर्ट 2 मामलों के कारण प्रस्तुत की गई। जी हां, सीबीआई द्वारा मौत के मामले को अपने हाथ में लेने के 4 साल बाद क्लोजर रिपोर्ट आई है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनकी अचानक मौत उनके प्रशंसकों के लिए एक सदमा थी, जिन्होंने गड़बड़ी का संदेह किया था। काला जादू, ड्रग्स और अन्य संदिग्ध चीजों की साजिश थी।
जिसके कारण मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने अगस्त 2020 में बिहार पुलिस से जांच अपने हाथ में लिए थे। जी हां, सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला और अब इसे आत्महत्या से हुई मौत कहा जा रहा। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार का नाम किसी भी गलत काम से बरी कर दिया गया। सीबीआई ने मामले में दर्ज 2 एफआईआर में नामित सभी व्यक्तियों को बरी कर दिया है, जिनमें रिया चक्रवर्ती, उनके माता पिता और उनके भाई शामिल हैं। देश में भाषा और परिसीमन को लेकर बवाल कम नहीं हो रहा है। जी हां, दक्षिण भारत के नेता केंद्र सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी नेता के अन्नामलाई के परिसीमन से जुड़े बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, रविवार को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में शिव कुमार ने अन्नामलाई के दावे को महत्वहीन बताया और कहा है कि असल सवाल ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मुद्दे पर देश को क्या संदेश दे रहे हैं। जी हां, असल में शिव कुमार ने अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है और वो सिर्फ अपनी पार्टी की प्रति वफादारी निभा रहे हैं। उन्होंने पुअर बेचारा कहते हुए तंज कसते हुए कहा कि अन्नामलाई राज की नहीं बल्कि केवल अपनी पार्टी की चिंता कर रहे हैं। उन्हें अपना काम करने दे, लेकिन उनकी प्राथमिकता राज नहीं बीजेपी है। जी हां, मालूम हो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 22 मार्च को चेन्नई में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें दक्षिण भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों सहित ओडिशा और पंजाब जैसे राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में 40 से 50 दलों को आमंत्रित किया गया था, जिसका उद्देश्य परिसीमन और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर साझा रणनीति बनाना था। जी हां, इस मीटिंग को अन्नामलाई ने ड्रामा बताया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से पुणे स्थित वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में मुलाकात की है। जी हां, इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासी गलियों में हलचल पैदा कर दी। वहीं इस मीटिंग पर एमबीए में शरद पवार की सहयोगी और शिवसेना सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली प्रतिद्वंदी शिवसेना के नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। हम शिवसेना छोड़ने वालों से कोई संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करते। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र को धोखा दिया और पीठ में छुरा घोंपा, हम उनके नजदीक भी नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पुलिस को जब इस फोन कॉल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो सब चौंक गए। जी हां, यहाँ के सांगाठेड़ा गांव निवासी योगेश ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से घर पर मौत का तांडव मचाया। उसके 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। जी हां, ऐसा बताया जा रहा है कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था और गीत गुनगुनाने को लेकर आरोपी का माथा घूम गया था। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सहारनपुर बीजेपी के नेता योगेश रोहिला की पत्नी नेहा सुबह घर में भजन गुनगुना रही थी, जिसके बोल थे, मैं तो राधा हूँ श्याम की। योगेश को शक था कि नेहा के एक युवक के साथ अवैध संबंध है। उसने नेहा को टोका तो दोनों में बहस हुई और योगेश ने आवेश में आकर नेहा को गोली मार दी। पत्नी को गोली मारने के बाद 2 बेटों और एक बेटी की सिर और चेहरे पर निशाना साध गोली चला दी है। मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस ने हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से दर्ज साइबर धोखाधड़ी की 110 शिकायतों में 24 घंटे के भीतर लगभग 1.49 करोड़ रुपए जब्त किए। जी हां, एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है। मुंबई पुलिस के साइबर हेल्पलाइन नंबर को निवेश घोटाले, शेयर ट्रेनिंग घोटाले और ऑनलाइन शॉपिंग घोटाले सहित धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों की 110 शिकायतें मिली। जी हां, प्रत्येक मामले में अपराध शाखा ने तेजी से कार्रवाई की और पैसे के आगे हस्तांतरण को रोकने के लिए संबंधित बैंक से संपर्क किया। इस प्रकार कुल लगभग 1.49 करोड़ रुपए जब्त किए। अधिकारी ने कहा कि अगर लोग साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो उन्हें तुरंत 1930 हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए।
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा BA कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा परिणाम को जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, आधिकारिक सूचना के अनुसार BA कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2025 को 5 अप्रैल सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। जी हां, उम्मीदवार बिहार मैट्रिक रिजल्ट 2025 जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम जांच कर सकेंगे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े ना हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।